Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of October 2021। 17 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर वहाँ पे इसको लाइक और शेयर करें प्लेटफॉर्म को, और वहाँ पे जुड़ने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, ग्रीन ग्रिड्स वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ये इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर के लॉन्च कर रहा है? क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर के लॉन्च कर रहा है? ऑप्शंस आर यूएसए, फ्रांस, जापान, यूके। दीज आर दी ऑप्शंस फॉर यू टुडे। आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा, आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके अटेम्प्ट्स आने चाहिए, मतलब आपने क्या अटेम्प्ट किया था मुझे बताइएगा और आपके कितने सही हुए, ठीक है ना। दिस इज द थिंग यू शुड डू, आपकी एक्सरसाइज है ये। तो मैं बताता हूँ, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव जो इंडिया यूके के साथ, यानी कि डी आंसर रहेगा इसका, यूके के साथ मिलकर के लॉन्च कर रहा है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल है, टीबी के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ वायरल डिसीज इंपैक्टिंग मोस्टली द लंग्स ऑफ द पेशेंट। दूसरा है, निक्षय इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मैनेज एंड मॉनिटर द इंफॉर्मेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स। तो एक तो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये वायरल डिसीज है जो कि लंग्स को इंपैक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि निक्षय पोर्टल एक बना है, डिजिटल पोर्टल, जो कि टीबी की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए पेशेंट्स को रखता है। तो आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ या नन, पहला सही है, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत, तो आपको बताना है। नाउ पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि निक्षय पोर्टल वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि ये वायरल नहीं, एक बैक्टीरियल डिसीज है। आप सबको पता होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा सवाल है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ऑप्शन है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एजेंसी है जो कि निकालती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर जो उसका करेक्ट है वो है सी, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यही निकालती है संस्था जो कि आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक नाम की रिपोर्ट निकालती है। तो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर ऑल द थ्री फैक्ट्स। आपको समझ में आ गया होगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाई हैज बीन देयर अ कोल शॉर्टेज इन दिस कंट्री? इंडिया में इस समय कोल शॉर्टेज क्यों है? एंड व्हाट आर द इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन द कोल यूसेज? आपको बताना है कि क्यों कोल शॉर्टेज हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले अगर आप हैं तो आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बस ट्राई करिए लिखने का। तो सवाल है कि क्यों कोल की शॉर्टेज हुई है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि कोल के यूज पे डिपेंड करती हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आप अगर लिख सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस में। पहली जो न्यूज है वो नासा के एक मिशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो नासा ने एक बोला है कि दे विल बी प्रोविंग द एस्टेरॉइड्स अलोंग द जुपिटर ऑर्बिट। तो जुपिटर के ऑर्बिट में जो आने वाले एस्टेरॉइड्स हैं उनको वो एनालाइज करेंगे, और ये जो जुपिटर के अराउंड जो ये ऑर्बिट है जहां पे एस्टेरॉइड्स रहते हैं उनको ट्रोजन स्वाम्स कहते हैं, ट्रोजन स्वाम्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं उनको, है ना। इसीलिए उनका जो ग्रुप होगा वो ट्रोजन स्वाम कहलाएगा, ठीक है ना। और ये एकमात्र ऐसा रीजन एस्टेरॉइड का जो कि अनएक्सप्लोर्ड है भी इस गैलेक्सी का एटलीस्ट, है ना। अब इसमें देखो तो स्पेस क्राफ्ट, इसमें एक स्पेस क्राफ्ट जाएगा जिसका नाम है डीप स्पेस रोबोटिक आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड लूसी, है ना। यहां पे याद रखिएगा, स्पेस क्राफ्ट विच इज अ डीप स्पेस रोबोटिक आर्कियोलॉजिस्ट, उसका नाम है लूसी। वो एक डीप स्पेस रोबोटिक आर्कियोलॉजिस्ट है, लूसी नाम का रोबोट है, मतलब कि रोबोटिक आर्कियोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं। उस स्पेस क्राफ्ट में जाएगा लूसी नाम का, है ना। एंड ये स्टडी करेगा क्या? ट्रोजन के डेंसिटी को, ट्रोजन के स्ट्रक्चर को, जो ट्रोजन एस्टेरॉइड रहेगा ना उसकी डेंसिटी और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए लूसी नाम का स्पेसक्राफ्ट विच इज द डीप स्पेस रोबोटिक आर्कियोलॉजिस्ट, आप लिख लीजिए डीप स्पेस रोबोटिक आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। एंड लूसी विल फ्लाई क्लोज टू 7 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बाय 2033, और 2033 में ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के आसपास लूसी विल फ्लाई क्लोज टू दी 7 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड नासा जो है बेसिकली क्या करना चाहता है, जो
प्रीमॉर्डियल ऑर्गेनिक मटेरियल था, मतलब जो बहुत पहले जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उन मटेरियल्स को स्टडी करके बिलियंस ऑफ ईयर्स की एगो का वो जानना चाहते हैं कि क्या केमिकल इंग्रेडिएंट्स थे, व्हाट आर द केमिकल इंग्रेडिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, वो किस तरीके से बने, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करना चाहता है नासा। एंड व्हाट आर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आर द एस्ट्रॉइड्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन नियर द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, ऐसे एस्ट्रॉइड्स जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं लेकिन they are near to the orbit of Jupiter, and these asteroids move in their own stable orbits in fixed points either ahead or behind the orbit of the Jupiter। तो क्या करता है ये जुपिटर के या तो ऑर्बिट के आगे या जुपिटर के ऑर्बिट के पीछे अपने खुद के फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। दूसरे जो एस्ट्रॉइड मिशन हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं, आप इनको भी लिख लीजिए जो दूसरे एस्ट्रॉइड्स मिशन है। पहला है डॉन मिशन। डॉन मिशन जो है वो सेरेस नाम का एस्ट्रॉइड था, वेस्टा नाम के एस्ट्रॉइड हैं, दोनों बहुत बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं। दे आर बिटवीन द बेल्ट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट में पाए जाते हैं। डॉन मिशन जो था DAWN, डॉन मिशन, डॉन यानी वो सवेरा होता है ना, तो डॉन मिशन जो था वो बेसिकली सेरेस और वेस्टा प्रोजेक्ट के लिए था। फिर सॉरी दूसरा मिशन था हायाबूसा मिशन। हायाबूसा मिशन जो था बेसिकली दैट वाज अगेन रिगार्डिंग द ryugu एस्ट्रॉइड, वो ryugu एस्ट्रॉइड के रिगार्डिंग द हायाबूसा मिशन, जापानीज मिशन था ये, ryugu एस्ट्रॉइड के लिए था। तीसरा ओसाइरस रेक्स मिशन, तो ये बेन्नू एस्ट्रॉइड के लिए था, आप सबको पता होगा। तो डॉन मैंने बताया होगा सेरेस और वेस्टा, हायाबूसा बताया ryugu, और ओसाइरस रेक्स बताया मैंने आपको बेन्नू के लिए था। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, ये आप याद रखिएगा, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको मिलेगा। अगली जो न्यूज़ हम बताएंगे इंडिया और सेंट्रल एशिया के टाइज के बारे में और क्या रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो इंडिया और जो सेंट्रल एशिया रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन में आती कौन कौन सी कंट्रीज हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एशियन रीजन में जो कंट्रीज आती है ना वो आती हैं 5, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। ये याद रखिएगा, जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये 5 हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ठीक है ना। अब 2018 में अगर आप देखेंगे तो इनका और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था वो $2 बिलियन से कम का था, इट वॉज लेस देन $2 बिलियन, ठीक है ना। इंडिया का जो ट्रेड था वो 2018 का डेटा है कि वो $2 बिलियन के आसपास था। एंड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। जैसे आप कौन कौन सी फील्ड्स है जहाँ पे सेंट्रल एशिया रीजन के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये भी आप लिख लीजिए अपनी नोट्स में कि कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कर सकते हैं। जैसे कजाकिस्तान वाला जो रीजन है वो यूरेनियम के बहुत बड़े, वहाँ बहुत ज़्यादा रिजर्व है, मतलब यूरेनियम का अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, आउटपुट बहुत है कजाकिस्तान वाले रीजन में, तो वहाँ हम हो सकते हैं। फिर IT का फील्ड हो गया, इंडिया की तरफ से IT प्रोफेशनल्स जो आपका आउटसोर्सिंग की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कोलैबोरेशन। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में हम एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में हम कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं दूसरे के साथ मिलकर के, कोलैबोरेट करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनर्जी के लिए हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट हम जिसको बोलते हैं, तापी बोलते हैं ना, तो ये गैस पाइपलाइन है जिसमें तुर्कमेनिस्तान इंक्लूडेड है, और तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। फिर हमने ईरान एक का जो चाबहार पोर्ट था उसमें हमने डेवलपमेंट में देखा, तो ईरान वाला रीजन जो है वो सेंट्रल एशिया के आसपास का ही रीजन, मतलब उसी में लगभग इंक्लूड कर सकते हो आप। बाकी तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ये 5 हैं, अदरवाइज ये भी। फिर जरान दिलाराम का हाईवे जो मैंने आपको बताया था। फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जिसको INSTC बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर हो गया। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल देता हूँ। 2000 का टाइम था, मतलब इट वॉज ईयर 2000, जब इंडिया, ईरान और रशिया ने एग्री किया एक नया रूट बनाएंगे ट्रेड के लिए, और इसी को बाद में INSTC बोला गया, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। और ये 2000 में इंडिया, रशिया और ईरान ने मिलकर के इसको डिसाइड किया था। इसका एम यही था कि जो रशिया से लेकर के इंडिया तक का जो कार्गो का टाइम है और जो कार्गो को मूव करने की कॉस्ट है उनको कम करना एम था, ठीक है ना। तो कार्गो का मूवमेंट जो मतलब इंडिया से लेकर के रशिया तक होगा उसका मूवमेंट का टाइम और कॉस्ट दोनों को कम करना इसका एम था।
फिर इसको जो ये पैक्ट था INSTC का, उसको रेटिफाई किया गया 2002 में, और इसको फिर मल्टी मोडल रूट लिंक्स के थ्रू, जैसे आपका बंदर अब्बास हो गया, बंदर अंजील हो गया, ईरान में ये लोकेशंस है, कैस्पियन सी से लेकर फिर अस्त्राखान नाम की जगह है, फिर मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, ये रशिया में है आपका, है ना। ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। एंड इन 2003 इंडिया ईरान ने फिर चाबहार पोर्ट का भी डेवलपमेंट अनाउंस किया था। तो ये सारी चीज़ें INSTC का ही हिस्सा रहेंगी, है ना। ओवरऑल जो बिगर पिक्चर है वो INSTC का ही ये हिस्सा रहेंगी। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अगली जो न्यूज़ है वो है कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया है महारत्ना का स्टेटस टू द PFC, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्ना का स्टेटस दिया जा रहा है। एंड जो ये है बेसिकली वो ज़्यादा, देखो महारत्ना का स्टेटस जब मिल जाता है किसी कंपनी को, तो उसकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है दोनों बढ़ जाती है। मतलब उनके डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा उनके हाथ में हो जाता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर बढ़ा दी जाती है, ऑटोनॉमी उनको ज़्यादा मिल जाती है, डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। 1986 में बना था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। 1986 में बना था। एंड इट इज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द पावर सेक्टर। फाइनेंशियल बैकबोन है पावर सेक्टर की, ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इट इज इंडियाज लार्जेस्ट NBFC एंड इट इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट NBFC भी है और इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है, आप बोल सकते हैं। स्टेटस जो है इससे इनकी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटस, क्योंकि जो पावर टू ऑल वाला मिशन है कि सबको बिजली मिले, उसमें ये मदद करेगा। और जो PFC बोर्ड है उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको ईजी कर देगा। मतलब PFC बोर्ड की ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी और उसको हर चीज़ में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, कुछ उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। चौथी जो न्यूज़ है वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु में लाई करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो एक नेशनल पार्क है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स में इन द तमिलनाडु रीजन लाई करता है और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं स्टेट्स केरला और कर्नाटका के साथ टच करती हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसको टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित किया गया था। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इट इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एंड बहुत सारे इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज जो है बंगाल टाइगर की, इंडियन लेपर्ड की, एलिफेंट की, गौर की, वो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। गुजरात से और दूसरी कौन से साइट में ट्रांसफर करने के लिए बात चल रही थी, रिलोकेट करने की बात चल रही थी लॉयंस को। तो ऑप्शंस हैं A कॉर्बेट, B कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड है मुदुमलाई एंड फोर्थ है सरिस्का। इसका आंसर आप करके मुझे बताइएगा। दिस इज अ क्वेश्चन विच आई एम गिविंग टू यू। इसका आंसर प्लीज आप करके मुझे बताइएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एक न्यूज आज साइंस एंड टेक पेज की इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, जयशंकर टू विजिट इजराइल फॉर हाई लेवल एंगेजमेंट। अब यहाँ पे एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो इजराइल विजिट करने जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट सच हाई लेवल एंगेजमेंट जो कि यहाँ पर जो सेकंड ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट बनी है उसमें इजराइल के साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए एक अच्छा स्टेप है। दैट इज अ गुड स्टेप, इसको आप याद रखेगा। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन जो है वो अच्छा होने चाहिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स नॉट बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल। अब यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है उसको काफी पीछे रखा गया है, ठीक है ना। कल की न्यूज थी, एक्चुअली कल न्यूज़पेपर नहीं बना पाया था मैं आपको बता दूं कि कल की जो न्यूज थी उसमें मैं आपको बता दूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 101 है आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 कंट्रीज में से 101 रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रखी गई है। इंडिया इस रैंकिंग से खुश नहीं है। उनका कहना है कि फाओ जो उसमें एक रिपोर्ट निकालता है, एक्चुअली फाओ माल न्यूट्रिशन पे एक रिपोर्ट निकालता है ना, फाओ की एक रिपोर्ट आती है और इन सबको मिला करके अंडर नरिशमेंट और मोर्टेलिटी इन सबके डेटा को जोड़ करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स ओवरऑल आपका निकाला आता है। देखो, चाइल्ड स्टंटिंग होता है, चाइल्ड वेस्टिंग होता है, अंडर नरिशमेंट होता है एंड एक लास्ट मोर्टेलिटी। ये 4 पॉइंट्स है जिनको मेजर करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला आता है। क्या क्या निकाला आता है? एक आपका
अंडर नरिशमेंट होता है, दूसरा आपका चाइल्ड स्टंटिंग होता है, तीसरा आपका वेस्टिंग होता है, एंड फोर्थ आपका मोर्टेलिटी होता है। ये सारों को देखा जाता है। अब इसमें जो एक रिपोर्ट है वो आपका फाओ निकालता है, तो उससे इंडिया का प्रॉब्लम थी कि जो उसको मेथोडोलॉजी है उसकी वो काफी गलत है, इस कारण से इंडिया की रैंकिंग जो है वो 101 आई है। अब इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे ना कि बहुत पाकिस्तान से भी पीछे आई है और ब्रिक्स नेशन में भी पीछे आई है, तो ये इंडिया इससे खुश नहीं है। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वेल्ट हंगर लाइफ, यहाँ जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है वेल्ट हंगर लाइफ, ये इसको निकालती है, को पब्लिश करती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये को पब्लिश करती है। दूसरी बॉडी कौन सी आपको ये बताना। आपके लिए सवाल क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन सी दो बॉडीज मिलकर के निकालती हैं। एक तो वेल्ट हंगर लाइफ हो गया, ठीक है ना, दूसरी कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी बॉडी और है जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने का काम करती है, ठीक है ना। वेल्ट हंगर लाइफ मैंने आपको बता दिया, रैंकिंग मैंने आपको बता दी। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, आप इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आर्मी का एयर डिफेंस है, इट इज लुकिंग एट मेजर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ नए सिस्टम जो लाने वाले हैं, जैसे कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश जो याद रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM एंड इग्ला एस। इग्ला एस क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, इसको VSHORAD बोलते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस बोलते हैं, इग्ला एस। ये आप जरूर याद रखिएगा, है ना। बाकी तो आपको पता है, आकाश पता है, इसको इग्ला एस को याद रखिएगा। इग्ला एस क्या है आपका, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस बोलते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कहा जाता है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये अच्छी चीज थी, है ना। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है, इन सब चीजों को याद रखना। सॉरी, ये आपको पता ना कि जो डिफेंस में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, उसको हेड कौन करता है, उसको हेड कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर उसको हेड करता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। तो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इनको याद रखिएगा। अब यहां पे देख लीजिए, सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन वर्क्स। अब ये कहां पे शुरू हो रहा है, तो सलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन दोबारा उसको क्लेम करना, सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन वर्क ये सुंदरबंस में चल रहा है ना। सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल रीजन में है। तो देखो यहाँ लिखा है, इन द लास्ट वीक ऑफ May 2021 में लार्ज एरियाज ऑफ द सुंदरबन वर इनंडेटेड बाय द सलाइन वाटर। तो मई 2021 में क्या हुआ था कि सुंदरबन रीजन जो है उसका बहुत सारा जो एरिया था, बहुत सारा जो सॉइल एरिया था, वो इनंडेट हो गया था बिकॉज ऑफ द सलाइन वाटर, ठीक है ना। और वहां उस समय साइक्लोन आया था। कौन साइक्लोन था, साइक्लोन यास आया हुआ था। तो YAAS जो है, साइक्लोन यास जो था, उस कारण से बहुत सारा सुंदरबन का जो रीजन था वो सलाइन वाटर में इनंडेट हो गया था। और उसी चीज को, वहां जो लैंड था उसको ही रिस्टोर करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है वो सैलिनिटी का सोना गांव विलेज में, जो कि गोसाबा ब्लॉक में है, इसी सुंदरबन वाले रीजन में, याद रखिएगा, सोना गांव विलेज, सोना SONA गांव GAON, तो सोना गांव विलेज है जो कि इसी रीजन में। यहां पे एक सॉइल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्टोर किया जाएगा उस लैंड को जो कि इनंडेट हो गया था बिकॉज ऑफ द सलाइन वाटर। और वो सलाइन वाटर क्यों आया था, बिकॉज ऑफ द साइक्लोन यास। तो यहां पे वो चीज की जा रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ये आपको याद रखना है ना। तो रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है सुंदरबन में, सोनागांव रीजन, मैंने आपको बता दिया उसका कारण क्या था, साइक्लोन यास उसका रीजन था, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे एक न्यूज है रिगार्डिंग द सी ग्रास। अब एडवांटेजियस सी ग्रास, यहाँ पे सी ग्रास मिडोज का एडवांटेज बताया कि दे आर मच मोर जेनेटिकली डाइवर्स एंड आर रिजिलियंट इन एरियाज वेयर ऑटर्स आर प्रेजेंट। तो सी ग्रास का एक एडवांटेज ये है कि दे आर वेरी मच जेनेटिकली डाइवर्स, बहुत ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स होती हैं, एंड दे आर रेजिलियंट इन एरियाज वेयर द ऑटर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ये बहुत रेजिलियंट रहती हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे ऑटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एंड ऑटर्स क्या करते हैं, दे लीव देयर ट्रेडमार्क पिट्स एंड क्रेटर्स ऑन ग्राउंड व्हाइल डिगिंग फॉर क्लैम्स। तो क्लैम के लिए क्या करते हैं, डिग करते हैं बहुत ज्यादा लैंड को और अपने ट्रेडमार्क पिट बना करके छोड़ देते हैं, क्रेटर टाइप के पिट बना करके छोड़ देते हैं। एंड और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि जो रफ ट्रीटमेंट ऑफ लश सी ग्रास मेडोज अपीयर्स टू बी प्रोड्यूसिंग अ रिप्रोडक्टिव फेवर। तो एक ये ऑटर्स के लिए एक रिप्रोडक्टिव फेवर के रूप में काम कर रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। जियोलाइट का नाम था, तो मैं आपको जियोलाइट के बारे में बता दूं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जियोलाइट्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। जियोलाइट्स क्या होते हैं,
क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं। याद रखेगा जियोलाइट्स क्या है, क्रिस्टलाइन। पहले तो याद रखेगा क्रिस्टलाइन कीवर्ड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर है। बने किससे किससे हैं, तो सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से एंड ऑक्सीजन से। सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से एंड ऑक्सीजन से ये बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड दे फॉर्म अ फ्रेमवर्क विद कैविटीज एंड चैनल्स इनसाइड वेयर कैटायंस, वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में रिसाइड। तो ये इस तरह से कैविटीज भी फॉर्म कर लेते हैं जिसके अंदर कैटायन, वाटर या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीव्स भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स। जियोलाइट्स को ही मॉलिक्यूलर सीव्स कहा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन है तो इनमें से कौन से एलिमेंट को, कौन से कंपाउंड को मॉलिक्यूलर सीव कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा दे आर एक्चुअली द जियोलाइट्स। तो याद रखिएगा। विल टाटाज बी एबल टू टर्न अराउंड द एयर इंडिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या टाटा जो है वो टर्न अराउंड कर पाएगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला तो आप सबको पता है कि एयर इंडिया इस बार टाटा सन्स को मिल गया, ठीक है ना। इसमें दो आर्म्स रहेंगी, एक तो एयर इंडिया की जो डोमेस्टिक आर्म है और एक इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है ना। दो आर्म्स है, याद रखिएगा। एक है आपका एयर इंडिया और दूसरा है एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि फॉरेन में चलेगा। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अच्छी चीज क्या रहेगी, पॉजिटिव क्या निकला कि कंपटीशन बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एयर इंडिया आएगा, टाटा का ब्रांड है तो कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया जो 18,000 करोड़ जो भी मिला, वो एक दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है कि कंज्यूमर्स को थोड़ा सस्ता हो सकता है, फ्लाइट्स मिले। चौथा एडवांटेज ये है कि एक जो डूबती हुई कंपनी थी वो थोड़ा हो सकता है रिसर्च कर जाए ना। ये सारे एडवांटेज में ही आएंगे। जो हमारा फुटप्रिंट है बढ़ेगा, जो मतलब एविएशन से वंचित जो रीजन है वहां पे इनके आने की संभावना ज्यादा है, ये एक एडवांटेज है। फिर इंटरनेशनल हमारी रीच बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो डिसएडवांटेज है, अभी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी है, तो वो ये है कि नेगेटिव वुड बी लिंक टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फाइनेंस, लीज, ब्रिज लोन्स। मतलब अब देखो क्या है कि ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एयर इंडिया का फ्लाइट होना या ये होना जरूरी। आपको अभी स्टाफ हायर करना पड़ेगा, आपको अभी लोकेशंस ढूंढनी पड़ेंगी, आपको अभी टाइमिंग स्लॉट्स लेने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। फिर ट्रेनिंग का आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए आपको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। आपको सिर्फ अभी एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट मिले हैं, रूट्स मिले हैं, लैंडिंग स्लॉट्स मिले हैं, है ना, इतनी चीजें मिले। लेकिन हैंगर्स, इंजीनियरिंग, ये अभी भी AIESL के पास है। हैंगर्स और इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आपको लेना पड़ेगा ना अभी। तो दैट इज द बिग थिंग विच स्टिल हैज टू बी डन। और यहाँ पे फिर देखना है कि ये क्या उसकी कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट को फुलफिल कर पाता या नहीं कर पाता, दैट इज येट टू बी सीन। आगे देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज कोल क्राइसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आप देखो, इंडिया कुड बी ऑन द वर्ज ऑफ अ पावर क्राइसिस। आप सबको पता है कोल हमारे इस समय कम हो गया है, इसलिए पावर क्राइसिस की सिचुएशन इंडिया में हो रही है, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो मेजोरिटी पावर है वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया में अभी भी 60% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, 60-70% के आसपास, वो अभी भी पावर जो है वो कोल के थ्रू होती है, थर्मल पावर प्लांट के थ्रू होती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो जीरो ऑपरेटिंग रिजर्व्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए पावर क्राइसिस की संभावना है, पावर ब्रेकेज की संभावना है। हो सकता है लाइट गोल होना शुरू हो जाए, है ना। और अभी देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि हाउ बैड इज द प्रॉब्लम। तो यहां पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसका डेटा कर देखें तो इंडियाज 135 थर्मल पावर प्लांट्स ओवरऑल हैड एन ऑन एवरेज कोल स्टॉक दैट वुड लास्ट जस्ट 4 days। हमारे 135 थर्मल पावर प्लांट्स में अभी एवरेज कोल स्टॉक कितना है कि केवल 4 दिन और चल सकता है, ठीक है ना। उसमें से 112 जो पावर प्लांट है उनका तो बिल्कुल सुपर क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुका है। तो मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है ना। एंड द गवर्नमेंट यूजुअली मैंडेट्स द पावर प्लांट्स टू होल्ड स्टॉक्स दैट वुड लास्ट एटलीस्ट 2 weeks। गवर्नमेंट जो है वो ये मैंडेट करके चलती है, ये उसने बोला कि पावर प्लांट्स को कम से कम 2 हफ्तों तक का कोल जो स्टॉक है वो अपने पास रिजर्व करके रखना है। एंड वो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने अब रिड्यूस करके 10 दिन कर दिया, मतलब 14 दिन से घटा करके 10 दिन कर दिया, ताकि जो होल्डिंग है वो ना हो और सारे पावर प्लांट्स के पास कोल पहुंच पाए, ठीक है ना। एंड इंडिया जो है अभी भी मतलब कोल के ऊपर 70%, जैसे कि मैंने कहा इंडिया की पावर लीड का 70% हम डिपेंड करते हैं कोल पे। और कोल इंडिया लिमिटेड अकेले 80% ऑफ द टोटल कोल सप्लाई करता है। कोल इंडिया लिमिटेड अकेला 80% कोल सप्लाई करता है।
अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों एनर्जी क्राइसिस हुई? तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो लैक लस्टर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। इसका रीजन क्या है? इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, एंड इंपोर्ट जो था लास्ट के कुछ सालों में जो हमने इंपोर्ट किया है कोल को, उसमें भी भारी कमी आई है। अगर आप बीपी ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स देखें, बीपी ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, तो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो इंडिया का था वो स्टैग्नेट हो चुका है सिंस 2018 से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो चुका है, और वहीं पे जो इंपोर्टेड कोल है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम कर दी गई है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। फिर बीच में पैंडेमिक आया, 2 साल जो पैंडेमिक आया उस कारण से भी आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट था ये सब चीजें काफी कम हो गई थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और अचानक से पैंडेमिक के बाद जब ग्लोबल डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये भी एक रीज़न है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, ग्लोबली लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पैंडेमिक में सबने देखा उस समय बीच में प्रोडक्शन डाउन था, डिमांड कम हुई, लेकिन पैंडेमिक जैसे ही खत्म हुआ थोड़ा वो साइलेंट हुआ, तो अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई, और ऐसे में डिमांड को सप्लाई जो है वो पूरा कर नहीं पा रही है। एक ये रीज़न है कि क्यों ऐसा है। अब इनसफिशिएंट सप्लाई क्यों रही है, तो उसका रीजन भी दिया है, जैसे फ्लडिंग आई कोल माइनिंग एरियाज में। कुछ और रीजन से देख लो आप लोग कि इंडिया में क्यों प्रोडक्शन कम हुआ। तो इंडिया में प्रोडक्शन कम इसलिए कि शॉर्ट टर्म इश्यूज है, जैसे फ्लडिंग इन द कोल एरियाज, ट्रांसपोर्टेशन का इशू आया, लेबर डिसरप्शन हुआ इन द कोल माइनिंग कंट्रीज, देन सडन राइज इन द पावर डिमांड एज द इकोनॉमी रिवाइव्स फ्रॉम द पैंडेमिक, ठीक है ना। तो फ्लडिंग का रीजन था, और जो ट्रांसपोर्ट इश्यूज थे, लेबर डिसरप्शन हुआ, है ना, ये सारी चीजें थी। और फिर डीपर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो पॉज थे। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, जो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना। एंड कहीं कहीं जगहों पे देखो कंज्यूमर्स को मतलब उनका जैसे बिल माफ कर दिया गया, डिस्कॉम्स को बहुत, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो उनको बहुत लॉस हो रहा था, है ना, और उनकी केवल 70% ही कॉस्ट रिकवर हो पा रही थी। तो इतना ज्यादा लॉस जो था वो भी लॉस भी काफी ज्यादा था, है ना। तो कई ऐसी कंपनीज थी जो बंद हो गई, जिन्होंने कोल को इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया, कोल लेना ही बंद कर दिया। तो डिमांड पहले घटी थी तो इसलिए इंपोर्ट कम हुआ था, ठीक है ना। और जो माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स है सच एज कोल, इट इज नियरली मोनोपोलाइज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक सीआईएल। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 80% कोल जो है वो सीआईएल ही ट्रांसफर करता है, तो लगभग पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो मोनोपोलाइज कर चुके हैं कोल, इंडिया जो कोल है इंडिया में। तो ये भी एक रीजन था कि कंपटीशन ना होना, इस कारण से सारा जो पूरा बर्डन है वो सीधे सीआईएल के ऊपर आ गया, और वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। अब अभी गवर्नमेंट ने लास्ट वीक मैंडेट किया है कि उनको जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कोल के साथ ब्लेंड करना है। इसका सोल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं कि डोमेस्टिक कोल के साथ आपको 10% तक ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है ना। चाइना वर्ल्ड का हाफ कोल आउटपुट कंज्यूम करता है, तो इसने ये कहा है कि वो 65% कार्बन एमिशन घटाएगा बाय 2030। तो ये इसने कहा है कि हम और ज्यादा कोल पावर प्लांट जो है इंस्टॉल करने वाले हैं, चाइना और ज्यादा कोल पावर प्लांट सब इंस्टॉल करेगा, जबकि खुद क्या बोल रहा है, बोल दूसरी बात रहा है कि 2030 तक 65% कार्बन एमिशन घटाएंगे, लेकिन इंडिया अपने कंट्री में अलग से कोल पावर प्लांट कर रहा है। इंडिया में जरूर ब्लेंडिंग का बोला जा रहा है, एंड कुछ कंट्रीज अपना फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम कर रही हैं। इंडिया भी शायद यही करेगा और ज़्यादा रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करने वाला है, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। बट दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब एक है वैक्सीन फॉर मलेरिया। तो 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। दे इंडोर्स द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है RTS। याद रखिएगा RTS इसका नाम है। जो बच्चे हैं सब सहारन रीजन्स में, सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स में, उनको जिनको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया ट्रांसमिशन होता है, उनके लिए RTS नाम की वैक्सीन जो है वर्ल्ड WHO ने की है। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ के कारण होती है। जीनस प्लाज्मोडियम होता है, और उनको ट्रांसमिट कौन करता है? इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। याद रखेगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आप इतनी चीज याद रखे काफी है। तो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। Thank you and have a nice day.